गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। हमने कल वाले वीडियो के अंदर तीसरे चैप्टर की शुरुआत की थी, जिसका नाम था आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन की हमने शुरुआत की थी। मानव जनन में हमने पहला टॉपिक जो पढ़ा था वो गैमेटोजेनेसिस की शुरुआत हमने की थी। किसकी शुरुआत की थी? गैमेटोजेनेसिस की शुरुआत की थी। युग्मक जनन की हमने शुरुआत की थी और युग्मक जनन की परिभाषा बताते हुए मैंने आप लोगों को बताया था युग्मक जनन जो है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक बताया था सप्रमेटोजेनेसिस और एक बताया था मैंने आपको ऊजेनेसिस। ये दो मैंने आप लोगों को बताए थे। सप्रमेटोजेनेसिस अर्थात शुक्र जनन, इसमें शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया होती है। मेल गैमेट्स जो बनता है उसका हमने जो पहला पार्ट्स है वो कंप्लीट कर लिया। आज के इस वीडियो के अंदर हम दूसरा जो पार्ट करेंगे वो करेंगे ऊजेनेसिस। कौन सा करेंगे? ऊजेनेसिस अर्थात अंडजनन। लेकिन उससे पहले शुक्र जनन की क्रिया हमने पढ़ी थी और इसमें शुक्राणु प्राप्त हुए थे। एक शुक्र जनन की क्रिया के दौरान 4 परिपक्व शुक्राणु जो है वो बनते हैं। हम लास्ट में डिफरेंस बिटवीन सप्रमेटोजेनेसिस एंड ऊजेनेसिस की बात करेंगे, तब इसको लिखेंगे। सप्रमियोजेनेसिस क्रिया द्वारा लास्ट में सप्रमेटिड्स से क्या बने थे? 4 परिपक्व स्पर्म जो है बने थे, जो अगुणित थे। गैमेट्स जो होते हैं वो हमेशा ही अगुणित होते हैं। ओके, इसके बाद स्पर्म की संरचना की बात करने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म अर्थात शुक्राणु की संरचना। किसकी संरचना की बात करेंगे? शुक्राणु की संरचना की बात करेंगे कि शुक्राणु की संरचना जो है वो कैसी होती है। तो प्यारे बच्चों, शुक्राणु की संरचना की बात करते हैं तो शुक्राणु लंबा, अगुणित व एक संकरी संरचना होती है। शुक्राणु की संरचना में अगर बात करें तो मुख्य रूप से 4 अंग उपस्थित होते हैं। मुख्य रूप से कितने अंग उपस्थित होते हैं? 4 अंग जो है वो उपस्थित होते हैं। मेन पार्ट्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। चारों के हम विस्तार से एक एक की बात जो है वो करने वाले हैं। डायग्राम बनाकर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। पहला भाग होता है इसका शीर्ष भाग, दोनों में लिख देता हूं हिंदी और इंग्लिश। शीर्ष या सिर भाग बोल सकते हो, हेड बोल सकते हो। दूसरा होता है गिरवा अर्थात गर्दन वाला भाग, ठीक है, जिसे निक बोला जाता है। और तीसरा जो भाग होता है वो होता है मध्यखंड। कौन सा होता है? मध्यखंड, जिसे हम लोग मिडल पीस बोल सकते हैं, ठीक है। चौथा भाग जो होता है वो होता है पोंछ। कौन सा होता है? पोंछ, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? टैल बोल सकते हैं। तो ये 4 भाग जो है मुख्य रूप से शुक्राणु में होते हैं। सिर भाग, गिरवा भाग, मध्य भाग और पूंछ भाग। चारों भागों की हम विस्तार से बात करेंगे कि ये चारों भाग क्या होते हैं और किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं शीर्ष भाग की। शुक्राणु का जो शीर्ष भाग होता है, शीर्ष भाग की अगर हम लोग बात करें, साथ में मैं डायग्राम बनाता जाऊंगा, आप लोग इसको ध्यान से देखना। शीर्ष भाग की अगर बात करें तो शीर्ष भाग सबसे ऊपर का भाग होता है और अलग अलग जीव जंतु जो हैं उनके अंदर शुक्राणु की आकृति जो है वो अलग अलग होती है। लेकिन मानव का शुक्राणु में अगर शीर्ष भाग की बात करें तो वो चम्मच के आकार का होता है। कैसा होता है? चम्मच के आकार का होता है। इस प्रकार की संरचना जो है वो होती है। इस प्रकार की संरचना जो है वो किसकी होती है? शीर्ष भाग की होती है, ठीक है। इस शीर्ष भाग में केंद्रक उपस्थित रहता है, कोशिका द्रव्य, इसके अलावा केंद्रक और भी बहुत सारे पदार्थ जो है आनुवांशिक पदार्थ वो इसी भाग के अंदर उपस्थित रहते हैं। ये क्या है? केंद्रक। तो इसे केंद्रकीय भाग भी कहा जाता है। शुक्राणु का इसको क्या बोला जाता है? केंद्रकीय भाग भी बोला जाता है। इस भाग पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है। शुक्राणु के शीर्ष भाग पर एक क्या पाई जाती है? इस प्रकार से एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है।
और उस टोपीनुमा संरचना की अगर बात करें तो उस टोपीनुमा संरचना को कहा जाता है एक्रोसोम या अग्रपिंडक। इसको क्या बोला जाता है? एक्रोसोम बोल सकते हो या फिर अग्रपिंडक जो है वो बोल सकते हो। एक्रोसोम या फिर इसको क्या बोला जाता है? अग्रपिंडक जो है वो कहा जाता है। इसके बाद में बात करें, इस अग्रपिंडक के अंदर इसका निर्माण जो है वो गोल्जी बॉडी से होता है। इसका निर्माण किससे होता है? गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी के द्वारा इसका निर्माण जो है वो होता है। ये एक्रोसोम जो है इसके अंदर एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंजाइम। स्प्रमलाइसिन। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? नाम लिख देता हूं मैं, स्प्रमलाइसिन। स्प्रमलाइसिन एंजाइम। और ये अग्रपिंडक या एक्रोसोम, इसमें उपस्थित ये एंजाइम होता है। जब शुक्राणु अंडाणु से मिलेगा, निषेचन की क्रिया होगी, तो उससे पहले जब शुक्राणु अंडाणु से टकराता है तो अंडाणु की भित्ति को गलाने का काम इस एक्रोसोम के स्प्रमलाइसिन द्वारा ही किया जाता है। समझ रहे हो बात? तो अगर शुक्राणु में एक्रोसोम नहीं होगा तो निषेचन की क्रिया पॉसिबल नहीं है। उसके लिए एक्रोसोम का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्रोसोम के द्वारा ही अंडाणु की भित्ति को तोड़ा जाता है, उसको गलाया जाता है और बाद में शुक्राणु उसके अंदर क्या करता है? प्रवेश करता है। ओके, इसके बाद में देखिए, ये शीर्ष भाग हो गया। इतने भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? शीर्ष भाग जो है वो बोलेंगे। ये भाग जो है वो हेड वाला पार्ट हो गया। हेड के बाद में शीर्ष भाग और मध्य खंड के बीच में या मध्य भाग के बीच में एक छोटी सी संरचना पाई जाती है, संकरी सी, जिसे गिरवा कहा जाता है या जिसे गर्दन बोल सकते हो। ये यहाँ तक तो आपको ये दिख रहा था, ये तो आपका शीर्ष भाग हो गया। ये जो भाग है, ये भाग क्या कहलाता है? ये भाग क्या कहलाता है? गिरवा भाग जो है वो कहलाता है। इसे हम लोग लिख सकते हैं। इस भाग से भी महत्वपूर्ण बात आपको बताऊंगा। इस भाग में मुख्य रूप से दो तारकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? इस भाग में मुख्य रूप से दो तारकाएं पाई जाती हैं, 1 और 2। दो क्या पाई जाती हैं? तारकाएं पाई जाती हैं, सेंट्रियोल जिन्हें बोला जाता है। एक को बोलते हैं दूरस्थ तारकाय। एक को क्या बोला जाता है? दूरस्थ तारकाय। और एक को बोला जाता है समीपस्थ तारकाय या सेंट्रियोल। समीपस्थ तारकाय। दूरस्थ तारकाय जो होती है वो आगे पूंछ का अक्षीय तंतु का निर्माण करती है। पूंछ अभी पढ़ेंगे तो उसके अक्षीय तंतु का निर्माण किसके द्वारा होता है? इस दूरस्थ तारकाय द्वारा होता है। जबकि समीपस्थ तारकाय जो होती है सेंट्रियोल, उसका कार्य होता है फर्टिलाइजेशन के समय युग्मनज जो बनता है जाइगोट, उसमें विदलन को प्रेरित करती है। कौन से विभाजन को प्रेरित करती है? विषमसूत्री विभाजनों के क्रमागत रूप को क्या बोला जाता है? क्लीवेज या फिर विदलन बोला जाता है। उसको प्रेरित करती है। तो ये आपके गिरवा भाग हो गया शुक्राणु का। इसके बाद में गर्दन और पूंछ के मध्य एक लंबा संकरा भाग पाया जाता है। इस प्रकार से लंबा और संकरा भाग पाया जाता है। इस भाग को क्या बोला जाता है? मध्य खंड बोला जाता है या मध्य भाग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिडल पीस ही बोला जाता है। ठीक है, मिडल पीस जो है वो बोला जाता है। इस भाग को माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जागर भी कहा जाता है, क्योंकि इस भाग के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। इस भाग में क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का काम करते हैं, तो ये शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करते हैं। उसी के कारण ये गति जो है वो कर पाता है। ठीक है, इसमें दो शब्द हो रहे हैं, एक तो होता है मैनचेट का आवरण और एक होता है निबेनकरण का आवरण। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इनके चारों ओर कोशिका दरों, गाढ़ा कोशिका दरों का आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गाढ़ा कोशिका दरों का आवरण पाया जाता है, जिसे ये तो हो गए आपके माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या हो गए? माइटोकॉन्ड्रिया। और इनके चारों ओर जो आवरण है उसे क्या बोल दिया हमने? मैनचेट का आवरण। जो गाढ़ा कोशिका दरों का आवरण है उसे मैनचेट का आवरण बोल दिया। और इनके जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं ये आपस में सर्पिलाकार कुंडलों के द्वारा जो है वो घिरे हुए रहते हैं, जिसे निबेनकरण का आवरण बोला जाता है। निबेनकरण का आवरण जो है वो बोला जाता है। किसका आवरण बोला जाता है? निबेनकरण का आवरण जो है वो बोला जाता है। तो इस प्रकार से ये मुख्य भाग होता है
जो शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए ऊर्जा घर इसी भाग को बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए लास्ट भाग है पूंछ भाग। पूंछ भाग लंबा भाग होता है इस प्रकार से, ये शुक्राणु का जो है अंतिम भाग होता है, और जहां से मध्य भाग खत्म होता है उसके बाद में एक इस प्रकार से अक्षीय तंतु जो है वो दिखाई देता है। ये किससे बना था अक्षीय तंतु? इस दूरस्थ तारकाई से बना था, वही है ये अक्षीय तंतु। क्या है ये? अक्षीय तंतु, जो किसका निर्माण करता है? किसका निर्माण करता है? पूंछ का निर्माण करता है। यह पूंछ दूरस्थ तारकाई द्वारा इस अक्षीय तंतु का निर्माण होता है, जो पूंछ बनाने में सहायक होता है। क्या बनाने में सहायक होता है? पूंछ बनाने में सहायक होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपका जो डायग्राम आपको दिख रहा है, सिंपल सा डायग्राम है, इसकी सिंपल सी जो है डेफिनेशन है, पूरा आप इसको आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये किसका डायग्राम हो गया? स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। ठीक है, मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र हो गया। कई बार ये परीक्षा के अंदर जो है वो पूछा जाता है, तो इसको अच्छी तरह से आप लोगों को याद करना है। इसमें अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप लोग चैट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। बाकी बिल्कुल सिंपल सा ये टॉपिक जो है आपके था। इसके बाद में जो बात करने वाले हैं, ये तो आपके क्या हो गया? किसका हो गया? शुक्राणु की संरचना हो गई। शुक्राणु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें अगर हम लोग करें तो एक शब्द आता है वीर्य, जिसे सीमन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीमन। ये जो होता है शुक्राणु और शुक्रिय प्लाज्मा का मिक्स रूप होता है। किसका मिक्स रूप होता है? शुक्राणु और शुक्रिय प्लाज्मा का मिक्स रूप जो होता है उसे वीर्य या फिर क्या बोला जाता है? सीमन बोला जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, एक बार संभोग की क्रिया के दौरान मानव नर जो है वो मादा के योनि भाग में लगभग 20 से 30 करोड़ शुक्राणु संकलित करता है। कितने शुक्राणु? 20 से 30 करोड़। 20 से 30 करोड़ शुक्राणु एक बार संभोग की क्रिया के दौरान जो है वो संकलित करता है मादा की योनि भाग में। ठीक है, लेकिन शुक्राणु तो एक ही होगा जो अंडाणु तक पहुंचेगा, तो इनमें से 60% तो पहले ही सामान्य आकार के होते हैं, उनमें या तो पूंछ सही नहीं है या फिर उनको ऊर्जा प्राप्त नहीं हो रही है या अगर पिंडक नहीं है, तो 60% तो ऐसे होते हैं, और बचे 40% तीव्र गतिशील होते हैं, जननक्षम होते हैं, निषेचन करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, जो आगे चलकर एक उनमें से कोई एक जो है वो किससे मिलता है? अंडाणु से मिलता है। तो ये इसकी कुछ शुक्राणु की सामान्य बातें थी। शुक्राणु की संरचना का हमने पूरा जो है वो विवरण पढ़ लिया। इसके बाद में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा, बात करते हैं अंडजनन की। किसकी बात करते हैं? अंडजनन की बात करते हैं। अंडजनन अर्थात ओजेनेसिस। ठीक है, दोनों शब्द ही आप लोगों को याद रखने हैं, अंडजनन या ओजेनेसिस। जैसे हमने शुक्र जनन पढ़ा था, अगर आपको वो आ रहा है कंप्लीट, तो आप आसानी से अंडजनन को याद कर सकते हो। थोड़ा बहुत ही अंतर है, वो अंतर क्या है लास्ट में हम अंतर भी पढ़ेंगे, बाकी किस प्रकार से इसकी प्रोसेस रहेगी वो देखेंगे। परिभाषा की बात करते हैं, तो जिस प्रकार हमने शुक्र जनन की परिभाषा कि नर के प्राथमिक जननांग वर्षण में नर युग्मक शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को हमने क्या बोला था? शुक्र जनन बोला था। यहाँ पे हम अंडजनन की परिभाषा पढ़ रहे हैं, तो मादा के, किसके? फीमेल के प्राथमिक जननांग कौन होता है? ओवेरी होता है। कौन होता है? अंडाशय होता है। अंडाशय में किसके निर्माण की क्रिया? ओवेम या फिर अंडाणु के निर्माण की क्रिया को क्या बोला जाता है? अंडजनन जो है वो कहा जाता है। इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? अंडजनन जो है वो बोला जाता है। बिल्कुल सिंपल सी इसकी प्रोसेस है। शुरुआत करते हैं। तो अंडजनन की प्रक्रिया जो है वो 3 चरणों में पूर्ण होती है। कितने चरणों में? 3 चरणों में। पहला चरण जो होता है वो होता है गुणन प्रावस्था। जिस प्रकार से हमने सपर्मेटिड्स की जो फॉर्मेशन ऑफ सपर्मेटिड्स पढ़ा था, जिसमें 3 प्रावस्थाएं थी, गुणन प्रावस्था, दूसरी थी वर्दी प्रावस्था, और तीसरी जो थी वो थी परिपक्व प्रावस्था। ये 3 प्रावस्था हमने शुक्र जनन के अंदर फॉर्मेशन ऑफ सपर्मेटिड्स के अंदर की थी, लेकिन यहाँ पर हम इनको
अंड जनन के अंदर पूर्ण 3 ही प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा अंडाणु का निर्माण जो है वो हो जाता है। एक अंड जनन की क्रिया के दौरान एक अंडाणु बनेगा, जो देखेंगे हम लास्ट में किस प्रकार से बनता है, कौन कौन सी प्रोसेस जो है वो रहती है। गुणन प्रावस्था की बात करते हैं सबसे पहले। तो जिस प्रकार से हमने शुक्र जनन में बात की थी कि नर के वर्षण में उपस्थित आधे जनन कोशिका, तो यहाँ पर भी मादा के अंडाशय में भी जर्म सेल्स जो है वो स्थित होती हैं, आधे जनन कोशिकाएं जो है वो स्थित होती हैं। ये द्विगुणित आधे जनन कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जर्म सेल जिन्हें हम लोग बोलते हैं, ये स्थित होती हैं। इसमें सबसे पहले समसूत्री विभाजन होता है। इसमें सबसे पहले कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होगा तो आप सभी को पता है एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनेंगी? 2 कोशिकाएं बनेंगी। वहां पर भी 2 बनी थी, 2 कोशिकाएं बनेंगी। और समसूत्री विभाजन है तो द्विगुणित होगा, ठीक है, 2 कोशिकाएं बन जाएंगी, दोनों द्विगुणित होंगी। इन कोशिकाओं को बोला जाता है उगोनिया, उगोनिया या फिर बोल सकते हो अंडजनन कोशिका। मैं केवल अंग्रेजी वाले शब्द लिख रहा हूँ, हिंदी वाले आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। बाकी आपको शब्द ये भी ध्यान में रखने पड़ेंगे सभी। तो उगोनिया बनते हैं, ठीक है। उगोनिया में फिर से समसूत्री विभाजन होता है। इन दोनों द्विगुणित कोशिकाओं में फिर से समसूत्री विभाजन होगा। फिर से समसूत्री विभाजन होगा तो 2 से कितनी कोशिकाएं बनेंगी? 4 द्विगुणित कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। और इन 4 द्विगुणित कोशिकाओं को बोला जाता है प्राथमिक अंडजनन कोशिका। वहां पर हमने क्या बोला था? प्राथमिक शुक्रजनन कोशिका, प्राइमरी सप्रमेटोसाइट। यहाँ पे क्या हो जाएंगी? प्राथमिक अंडजनन कोशिका अर्थात प्राइमरी oocyte। प्राइमरी क्या हो जाएंगी? oocyte, ठीक है। इतना कंप्लीट है। इस इतनी प्रावस्था को कौन सी प्रावस्था बोला जाता है? गुणन प्रावस्था बोला जाता है। इस प्रावस्था को कौन सी प्रावस्था बोला जाता है? मल्टीप्लिकेशन फेज बोल सकते हो, या फिर आप लोग क्या बोल सकते हो? गुणन प्रावस्था जो है वो बोल सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं वृद्धि प्रावस्था की, ग्रोथ फेज की। दूसरी प्रावस्था जो आएगी वो आएगी ग्रोथ फेज। देखिए ये अंतर में भी हम लोग लिखेंगे ग्रोथ फेज की बात जो हम लोग कर रहे हैं। वृद्धि प्रावस्था की, अंडजनन की जो वृद्धि प्रावस्था है वो शुक्र जनन की वृद्धि प्रावस्था से काफी लंबी होती है, और वो आप यहाँ पर देखोगे भी। वहां पे मैंने आपको बताया था प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका है वो केवल वृद्धि करती है, और वृद्धि करने के बाद में आगे परिपक्व प्रावस्था में प्रवेश कर लेती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे वृद्धि होती है, वृद्धि के साथ साथ क्या होता है? इनमें से कोई एक कोशिका वृद्धि प्रावस्था में प्रवेश करेगी, लेकिन इससे पुट्टिकाओं का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? पुट्टिकाओं का। तो इससे एक पुट्टिका बनेगी जिसे हम लोग बोलेंगे प्राथमिक पुट्टक। क्या बोलेंगे? प्राथमिक पुट्टक। प्राथमिक पुट्टक से बाद में एक पुट्टक और बनेगा, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे द्वितीयक पुट्टक। क्या बोलेंगे? द्वितीयक पुट्टक। द्वितीयक पुट्टक के चारों ओर 2 आवरण बन जाते हैं इस प्रकार से। तो बाहर वाले आवरण को तो बोलेंगे एक्सटर्नल थिका, अंदर वाले आवरण को बोलेंगे इंटरनल थिका। ओके, इस प्रकार 2 आवरण वाली संरचना को बोला जाता है तृतीयक पुट्टिका। क्या बोला जाता है? तृतीयक पुट्टिका। ओके, और तृतीयक पुट्टिका से एक संरचना बनती है जिसे बोला जाता है ग्रेफियन पुट्टिका। इस प्रकार की एक संरचना बनती है जिसे बोला जाता है ग्रेफियन पुट्टिका। इसे क्या बोला जाता है? ग्रेफियन पुट्टिका जो है वो बोला जाता है। तो इस प्रकार से वृद्धि प्रावस्था जो है वो काफी लंबी होती है, ठीक है। परिपक्व प्रावस्था की बात करते हैं। परिपक्व प्रावस्था, मैच्योरेशन जो फेज है उसकी बात करते हैं। तो वो देखिए, ये प्राथमिक अंडजनन कोशिका है, प्राइमरी oocyte। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, लेकिन ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमने शुक्र जनन के अंदर जो बात की थी वो वहां पे भी अर्धसूत्री विभाजन था, लेकिन वहां पर समान अर्धसूत्री विभाजन था। यहाँ पर असमान अर्धसूत्री विभाजन होगा, और एक कोशिका तो बनेगी बड़ी जो है गुणित होगी, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। एक कोशिका बड़ी और एक क्या बनेगी? छोटी। एक कोशिका बड़ी और एक छोटी। बड़ी कोशिका को हम लोग बोलेंगे द्वितीयक अंडक। बड़ी कोशिका को क्या बोलेंगे? द्वितीयक अंडक। छोटी कोशिका को बोलेंगे हम ध्रुवकाय। पॉलीमर जो है वो बोला जाएगा, ध्रुवकाय जो है वो इसको बोला जाएगा। अब इनमें फिर से क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस सेकंड होगा। क्या होगा? मियोसिस सेकंड। तो अर्धसूत्री विभाजन हो रहा तो फिर से 4 कोशिकाएं बनेंगी। तो इस द्वितीयक अंडक में अगर अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो एक कोशिका बड़ी
और एक कोशिका बनेगी छोटी, इससे दोनों कोशिकाएं छोटी बनेगी। इन 3 छोटी कोशिकाओं को तो बोला जाता है द्वितीयक ध्रुवकाय। क्या बोला जाता है? द्वितीयक ध्रुवकाय। और जो बड़ी कोशिका बनी है द्वितीयक अंडक से, उसे बोला जाता है अंडाणु। उसे क्या बोला जाता है? अंडाणु। पढ़ क्या रहे हैं हम? अंड जनन या अंडाणु जनन। अंडाणु निर्माण की क्रिया को ही क्या कहा जाता है? अंड जनन। इस प्रकार अंड जनन की एक प्रोसेस के अंदर कितने अंडाणुओं का निर्माण हुआ? ये 3 ध्रुवकाय होती हैं, द्वितीयक ध्रुवकाय। ये बाद में इनको पोषण नहीं मिल पाता है, जिसके कारण ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक जो अंडाणु है इसको पोषण मिलता है और ये क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। ठीक है, ये इस ग्रेफियन पुट्टिका के अंदर रहता है और ग्रेफियन पुट्टिका से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया को क्या बोला जाता है? अंडोत्सर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंडोत्सर्ग। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन जो है वो बोला जाता है। अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन जो है वो बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से एक जर्म सेल से जो द्विगुणित कोशिका थी, उससे इन तीनों प्रावस्थाओं से होकर क्या बनता है? एक अंडाणु का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हमारा अंड जनन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आप लोग अंड जनन और शुक्र जनन को अच्छी तरह से पढ़ना आज। ठीक है, पढ़ने के बाद कल वाला जो वीडियो आएगा उसमें मैं सबसे पहले जो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis है, उन दोनों में हम लोग अंतर पढ़ेंगे। तो आप लोग अच्छी तरह से इनको पढ़ना, तो आपको अंतर करने में क्या होगी? आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।